हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर। और आज के सेशन में हम लोग जो करने जा रहे होंगे वो टॉपिक्स आपके रिलेटेड होंगे कि क्या जो समवर्ती मुद्दे हैं, यानी कि आज की जो एजुकेशनल सिस्टम्स है उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ अच्छाइयाँ हैं, क्या कुछ नया होना चाहिए, इनसे संबंधित चर्चा कर रहे होंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को जो क्लासेस प्रोवाइड की है वो माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा से संबंधित थी। अब इसमें क्या समवर्ती मुद्दे, क्या कंकरेंट इश्यूज़ हैं, आइए वो एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, पहले तो ये जानेंगे, और फिर उन समस्याओं का क्या समाधान है, यानी कि सल्यूशन क्या है उन प्रॉब्लम्स का, इसके विषय में चर्चा कर रहे होंगे। तो स्वतंत्रता से पहले की सबसे पहले अगर हम बात करें तो देश में जो स्थिति थी एजुकेशन की वो बहुत ही ज़्यादा विचारणीय या सोचनीय थी। आप लोगों ने पेपर 1 में सब पूरा पढ़ा है, पूरा है ना। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, जिसके अंतर्गत हमने आपको वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, है ना, और ये सब कुछ पढ़ाया। तो उस समय की अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उनको दूर करने के तहत जो लगातार बदलाव होते रहे वो किस लिए हुए, ताकि वो सब समस्याएं जो हैं वो दूर होती जाएं। तो ये समस्याएं क्या हैं और इनका समाधान क्या है, तो देखो, शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन, वित्त और नियंत्रण की समस्या। यानी कि सबसे पहली बात तो जो प्रशासन है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। आज भी आप देखिए घूसखोरी चलती है कहीं ना कहीं। आज भी कितने सारे ऐसे वाइस चांसलर, वैसे चेयरमैन, वैसे विभाग के बड़े बड़े अध्यक्ष हैं जो लोग पकड़ लिए जाते हैं, है ना। तो वर्तमान समय में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। आप सभी को पता है शिक्षा के सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया। चलो ठीक है, ये बता दीजिएगा आप लोग कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ये आप लोगों को ये क्वेश्चन है। तो किसी भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। देखो, समवर्ती का मतलब ही यही होता है। क्या होता है कि ऐसा विषय, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट, जैसे कि शिक्षा एक ऐसा टॉपिक जिस पे केंद्र सरकार अपने फैसले दे सके, राज्य सरकार अपने फैसले ले सके, ठीक है। और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति केंद्र सरकार बनाती है और प्रांतीय सरकारों को शिक्षा व्यवस्था के संबंध में सलाह एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न है, ये राज्य का विषय है और अधिकांश राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और स्थानीय निकायों पर है, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान समय में देश के प्रायः सभी प्रांतों में कई प्रकार के प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। इन्हें मुख्यतः 2 रूपों में विभाजित करते हैं। पहली बात तो एक गवर्नमेंट स्कूल, दूसरे गैर सरकारी यानी कि नॉन गवर्नमेंट स्कूल कह लो आप, या जो कह लो प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं आजकल के, है ना, समय में। तो सरकारी विद्यालय भी 2 वर्गों में, कौन कौन से, केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित होता है और प्रांतीय सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा भी संचालित होता है, इनमें विभाजित हैं। गैर सरकारी प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरकारी मान्यता वाला, और एक आर्थिक सहायता वाला, और एक सरकारी मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त। इन भिन्न भिन्न प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों के प्रशासन, वित्त एवं नियंत्रण की व्यवस्था में अलग अलग तरीके की चीजें। सबसे पहला जो है वित्त संबंधी दोष, उसके प्राथमिक शिक्षा में क्या समस्या क्यों उत्पन्न होती है, ये कारण देखो। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना प्रांतीय सरकारों का उत्तरदायित्व है। जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो किसके हाथ में है, प्रांतीय सरकारों का उत्तरदायित्व है। अतः सभी स्थानीय संस्थाएं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश में इस व्यवस्था में बहुरूपता परिलक्षित होती है। यानी कि अब देखो, प्रांतीय अगर तो ऐसे समझो, अगर हर स्टेट अपनी अपनी मानेगा तो सब जगह क्या होगी, डिफरेंशियलिटी दिखेगी, है ना। तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के संदर्भ में कुछ संस्थाओं ने तो प्रशंसनीय कार्य किया है, जबकि कुछ ने क्या किया, इस मतलब प्राइमरी एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कोई कदम ही नहीं उठाए। अब केंद्रीय सरकार शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अवश्य बनाती है, किंतु उसके अनुपालन के लिए प्रांतीय सरकारों को बाध्य नहीं कर सकते। मतलब ऐसा होता है कि जैसे NEP 2020 लागू हो गई तो सबने मान ली, एक्सेप्ट कर ली, लेकिन आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनकी शिक्षा नीति भी इतनी लचर है कि प्रांतीय सरकारें उसका अर्थ अपने अपने तरीके से लगा लेती हैं। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए लिखा कुछ है और उसको उत्तर प्रदेश कुछ समझ रहा है, बिहार कुछ समझ रहा है, उड़ीसा कुछ समझ रहा है, ऐसे भी समझ लो आप। तो हर एक प्रांत में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना सबसे बड़ा कार्य होता है और इस कार्य को प्रांतीय सरकारें अपने सीमित संसाधनों के द्वारा पूरा करने में सीधी सी बात है असमर्थ है ना। तो अब जिस अनुपात में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, निरीक्षकों की संख्या में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब आज भी आप देखिए वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन जो टीचर्स हैं उनकी कमी प्राथमिक विद्यालयों में बनी हुई है। इसके समाधान क्या है मैम, क्या सॉल्यूशंस है? सबसे पहली बात तो केंद्र और प्रांतीय सरकारें मिलकर, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ केवल केंद्र सरकार ही काम करे, हाँ
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो, अगर ये दोनों मिल करके किसी एक पूरी शिक्षा नीति को तैयार करेंगी तो वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। और इस नीति की भी इतनी सुस्पष्ट होनी चाहिए, जो भाषा है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सभी प्रांत उसको समझ सकें। ये पूर्णतः सत्य है कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले इस देश में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ कराना अकेले सरकार की बस की बात नहीं है। सीधी सी बात है, आप अगर सोचो कि केवल गवर्नमेंट के ही सहारे हम रहें तो ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो जन सहयोग की, क्योंकि आप खुद सोचिए, चीन से ज़्यादा जनसंख्या हो गई है भारत देश की। तो अगर यहाँ पर आपको प्राथमिक शिक्षा अच्छे लेवल की करनी है तो उसमें कहीं ना कहीं जन सहयोग की भी भागीदारी अति आवश्यक हो चुकी है। किसी भी अभिकरण के द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालय प्रांतीय सरकारों के शिक्षा के विभाग के नियंत्रण के होने चाहिए, या साथ ही नियंत्रण तंत्र भी इतना मजबूत हो और प्रभावी चाहिए कि सभी के द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों को उचित रूप से निरीक्षण कर सकें। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं इनमें गवर्नमेंट का भी सर्वे होना चाहिए। विकलांग और मंदबुद्धि बालकों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की समस्या है। भाई यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने बताया कि विश्व में कुल विकलांग और मंदबुद्धि बालकों की संख्या 1/4 भाग भारतीय बालकों का है, और इस समय हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के लगभग 80 लाख बालक और बालिकाएं या तो शारीरिक दृष्टि से विकलांग हैं या मानसिक दृष्टि से मंद हैं। इसलिए जब तक हम इनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते तब तक हम अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का दावा ही नहीं कर सकते हैं। जो विकलांग और मंदबुद्धि बालक हैं उनका आप देख पा रहे हैं 80 लाख से ऊपर की संख्या है। तो ऐसे में क्या होगा कि इन लोगों की अगर शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कभी भी हम लोग अपने जो टारगेट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। गर्भकाल में शिशु के उचित पोषण के अभाव के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय अगर उसको अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं तो बच्चा जो होता है वो कुपोषित या किसी ना किसी रोग से, द्वेष से युक्त होता है ना। तो उस समय से ही ध्यान रखना चाहिए। मूक बधिर, दृष्टिबाधित और मानसिक दृष्टि से विमूढ़ बालकों की शिक्षा है तो साधन संपन्न विद्यालयों की प्रायः कमी भी है। भाई जो आपके देख सकते हैं ना, जो बच्चे बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, देख नहीं सकते, आपने देखा कि आसपास कोई उनके लिए स्पेशल स्कूल है? नहीं, इन स्कूल्स की कमी है। विकलांगता और मानसिक पिछड़ापन शिशुकाल में बालकों की उचित देखभाल नहीं करने के कारण भी हो जाता है, और विकलांग विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी से भी है। उसके साथ में इसका समाधान क्या है कि शिशु विकलांग ना हो, है ना, बच्चा विकलांग हो ही ना, उसका जन्म ही ऐसा ना हो। इसलिए जब माताएं जो होती हैं, यानी कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स डॉक्टर के अकॉर्डिंग दवाइयाँ सब दी जानी चाहिए ताकि बच्चे के कोई भी परेशानी ना हो। विकलांगता को बढ़ने से रोकने के लिए अभिभावकों को भी शिशुओं की उचित देखभाल हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से सामान्य विकलांगों और मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था सरकार के सामान्य विद्यालयों में कर रही है। अध्यापकों को भी ऐसे बालकों की सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए। शारीरिक दृष्टि से मूक, बधिर और दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं इनके लिए सरकार अलग से विद्यालय खोल रही है। ऐसे विद्यालय प्रत्येक जिले में, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो एक एक होने ही चाहिए, और इन विद्यालय में धनी वर्ग के बालकों से पूर्ण शुल्क लिया जाए। मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा सिस्टम अगर आ जाए कि जो बच्चा अगर विकलांग है और वो अच्छे घर से है तो आप उससे फीस लीजिए, अगर वो निर्धन घर, मतलब निर्धन है या मतलब नीचे वर्ग से है या रुपए पैसे से अच्छा नहीं है, मतलब कहने का आशय ये है कि गरीब है, तो आप उससे धन नहीं लीजिए, आप उससे फीस नहीं लीजिए। प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति की समस्या है। कहने का मतलब है हमारे देश में प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यदि अब भी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन से लगभग 90% प्राथमिक विद्यालय और 70% कुछ प्राथमिक विद्यालयों में कुछ सुधार हुआ है। किसके तहत हुआ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना पेपर 1 में अच्छे से पढ़ाई थी ना। पहले इन्होंने एक कमरे की बात की थी, फिर बाद में जब संशोधन हुआ, नई नीति आई थी, तो उसमें कहा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत 2 हाल बनेंगे। ये सब चीज़ें कही गई थी, याद है, परंतु इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में जो भवन बनाए जा रहे हैं वो 10 वर्ष भी नहीं चलेंगे। यानी कि अब ये भी बात सही है, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बिल्डिंग्स बन रही हैं, स्कूल में रूम्स बन रहे हैं, वो 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे। साथ ही जो फर्नीचर है स्कूल में जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो भी विद्यालय तक पहुँचते पहुँचते टूट रहा है, यानी कि इतनी अच्छी क्वालिटी का ही नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा गिरे किस्म की चीज़ जो है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है प्राइमरी स्कूल्स के। प्राथमिक विद्यालय की दिशा में कोई विशेष विकास नहीं हो रहा है, और साथ ही
उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इस कार्य के लिए जो धनराशि 40,000 रुपये दी जा रही है उसका सदुपयोग भी नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको बता दूं, आजकल हर जगह पर चल रहा है घूस वाला सिस्टम। पता चले विद्यालय के लिए 50,000 रुपये आए सरकार ने, किस लिए दे दिया? रिनोवेशन करवा लो। उन 50,000 में ना एकदम बंदर बाट के जैसे वो बट जाता है, ऊपर से नीचे तक सब में बट गया रुपये ये। ठीक, अब बचा केवल कितना रुपए? 5,000। 5,000 रुपये में क्या किया उन्होंने? पुताई करवा दी, वहाँ बिल्डिंग चमकने लगी, हो गया उसका रेनोवेशन, है ना। जबकि उसका करना क्या चाहिए था इनको? प्लास्टर नहीं है तो प्लास्टर करवाओ, अच्छे से पेंटिंग करवाओ, चेयर फर्नीचर्स में लगाओ, लेकिन नहीं, वो नहीं होता है, वो बट जाता है रुपए। क्योंकि अभी आप लोग जितने ईमानदार हो ना, अब जब सरकारी नौकरी आ जाएगी तो फिर इतने ईमानदार नहीं बचोगे। अगर बचोगे, अगर आप भी ये प्रण ले रहे हो, आज आप हमारी क्लास देख रहे हो, तो हमारे से यही चाहेंगे कि अगर कल को आपकी प्राइमरी जॉब लग जाए ना, तो आप देश के लिए सोचिएगा सेवा कर रहे हैं, और आपकी जो सैलरी हो, क्या कहा मैंने, आपकी जो सैलरी हो, कोशिश करिएगा कि उसका कुछ हिस्सा आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हो उस स्कूल में लगाएं। समझ में आई बात? जैसे कि मान लो 50,000 सैलरी है, ठीक है, आप अगर 50,000 का 5,000 रुपये भी अपने प्राथमिक विद्यालय जहाँ आप पढ़ा रहे होंगे वहाँ लगा देंगे, तो आपको पता है कि उसकी कंडीशन कितनी अच्छी हो जाएगी। और अगर ऐसा हर व्यक्ति सोच ले, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सोच ले, तो वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। आज आप दिल्ली के प्राइमरी स्कूल्स देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स देखिए, उनकी स्थिति कितनी अच्छी हो गई है ना। और यूपी में क्या चल रहा है वो सब आपके समक्ष है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सख्त कदम लेना होगा, बिकॉज क्योंकि वी आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। सो कहीं ना कहीं हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग भी उस चीज़ को अच्छा करें। सरकार के भरोसे आप कब तक बैठे रहेंगे? केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारें शिक्षा पर आवश्यकता के अनुरूप व्यय नहीं कर रही है, वरन यूँ कहें कि आवश्यकता से बहुत कम कर रही है। भैया हाँ, मान लिया कि अगर 10 रुपये की ज़रूरत है तो सरकार 6 ही रुपये दे रही है, लेकिन ये जो 4 रुपये हैं अगर सरकार नहीं दे पा रही है तो एम्प्लॉयज़ भी तो दे सकते हैं ना अपने एंड से, क्यों? शिक्षा बजट में से प्राथमिक शिक्षा के लिए अपर्याप्त आवंटन की भी समस्या का कारण है कि प्राथमिक शिक्षा का बजट में 90 से 95% वेतन भुगतान पर व्यय हुआ। निजी संस्थाओं द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं उनमें अधिकतर विद्यालय मात्र आर्थिक लाभ के लिए चलाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, 100 नहीं, मैं तो कहती हूँ 200% सत्य बात कही जा रही है। आजकल प्राइवेट स्कूल्स मतलब लूटने के लिए तैयार हैं। जो आप, भाई सीधी सी बात है, अगर एजुकेशन अच्छी चाहिए तो हर माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है। इवन कोई गवर्नमेंट टीचर है वो भी अपनी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में उस एरिया का जो अच्छा से अच्छा होता है उसमें पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? ताकि उसको अच्छी एजुकेशन मिले। अच्छी एजुकेशन तो मिलती है नो डाउट, प्राइवेट में मिल जाएगी, लेकिन उससे इतना ज़्यादा रुपए वसूल लिया जाता है कि अगर आपको एक डायरी भी लेनी है, एक बेल्ट टाई भी लेनी है, कोर्स कॉपी भी लेनी है, तो वो भी विद्यालय की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। 50 की चीज़ 100 रुपये में दे दी जाती है। तो एक तरीके का ये व्यापार चल रहा है। सबसे बड़ा कारण ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की कमी होना है। यानी कि आज लोगों की नीयत इतनी गिर चुकी है कि इंसान को खाने को तैयार है, आप ऐसे समझ लो। अधिकारी हो, चाहे वो प्रधान अध्यापक हो, चाहे वो सप्लायर हो, इन सबके मध्य ही बंटवारा हो जाता है। अभी हमने आपको बताया कि बंदरबाट समझो एक तरीके का। 50,000 रुपये सरकार की तरफ से ऊपर से आया, पता ही नहीं चला कहाँ कैसे क्या बट गया। अब इसका समाधान क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के प्रतिशत में पहली बात तो बढ़ोतरी करे, यानी कि 6 रुपये से वो 8 रुपये कर दे, मान लो 10 रुपये में। प्रांतीय सरकारें भी अपनी शिक्षा बजट में निरंतर बढ़ोतरी करें, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं ये भी अपना काम करें। उसके साथ में जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं इनकी सहायता प्राप्त जो प्राथमिक स्कूल हैं इनको बढ़ावा दिया जाए और इस भ्रष्टाचार को कम किया जाए। शिक्षा की दोषपूर्ण नीति को समाप्त करने की जो नीति की समस्या है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में ये घोषणा की गई। क्या की गई कि 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रयास करेंगे। AICTE क्या है? अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद, AICTE जो है आपकी 1951 में इसकी स्थापना भी इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता देने के लिए की गई थी। राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के द्वारा वार्षिक अनुदान भी दिया गया, परंतु इन सब प्रयास के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। वही समस्या कि सरकार की जो नीति है वो वास्तविकता पर आधारित ना होकर के किस पर आधारित है? आइडियलिज्म पर, यानी कि आदर्शवादिता पर आधारित है। उसके साथ में इसीलिए इसमें कमियां हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत सरकार ने बेसिक शिक्षा प्रणाली से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया था एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों हेतु बेसिक शिक्षा को आधार माना, किंतु पूर्णतः विकसित बुनियादी विद्यालयों को चलाने की दिशा प्रगति में होने में बहुत समय लगेगा। और इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा को बेसिक विद्यालय में परिवर्तित करने के लिए साज सज्जा, प्रशिक्षित अध्यापक एवं विशाल धनराशि की आवश्यकता होती है, जबकि भारत जैसे निर्धन देश के लिए ये सब चीज़ें अल्प समय में उपलब्ध कराना संभव है। सरकार अपने आदर्श के वशीभूत होकर भारतीय
संविधान में लिखित लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय कदम न उठाकर अपने उत्तरदायित्वों की स्पष्ट अवहेलना कर रही है। समाधान इसका सिंपल सा यही है कि इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो सरकार अपनी वर्तमान दोषपूर्ण नीति का परित्याग करे, यानी कि जो इनकी प्रणाली चल रही है उसको खत्म करके और एक निश्चित और नीति का निर्माण करे, है ना। कि इस कार्य को उसे लेश मात्र भी नहीं, संकोच नहीं करना चाहिए। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की भी समस्या है, कहीं ना कहीं आप फॉल्टी सिलेबस भी है। आज भी आप किताब उठा करके देख लीजिए, वही बंदर 10 मीटर की हाइट पर चढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की वही सब चीज़ें अभी भी पढ़ाई जा रही थी। एनईपी 2020 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा विशेषज्ञों ने नगर विद्यालयों के पाठ्यक्रम के विषय में समय समय पर दुख स्पष्ट किया है अपना, और कहा है कि इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। ग्राम विद्यालय के पाठ्यक्रम की दशा और भी अधिक सोचनीय है। प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, उनमें बहुत सारे दोष हैं। ये पहली बात तो बहुत छोटे हैं, बहुत संकीर्ण है और बहुत टफ है, और इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक मार्गी है, यूनिडायरेक्शनल है ना। और इसका पाठ्यक्रम मात्र पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, यानी कि वही रटन पे आधारित चीज़ें हैं, कोई एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। इसीलिए आप देखिए जो सीबीएसई, जो एनसीईआरटी चीज़ें होती है उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी होती है। अब इसको हटाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करना चाहिए। भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये भी समझो। आज भारत में प्राथमिक शिक्षा के महत्व एवं स्थिति को समझते हुए कई स्तर पर कई संगठन इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यूनेस्को और यूनिसेफ, समझिएगा बात को, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसमें गहराई से शामिल है। यूनेस्को ने 2015 तक सार्वभौमिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों एवं विकास भागीदारों के साथ काम करने का वादा किया है। जैसा कि डकार में विश्व शिक्षा मंच में सहमति हुई थी। यूनिसेफ के पास अपने मिशन के हिस्से के रूप में प्राथमिक शिक्षा भी है। दोनों फंड और विशेषज्ञता के साथ भारत सरकार को उसके काम में सहयोग दे रहे हैं। भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए कुछ क्षेत्र, जैसे कि आपका शिक्षक नियुक्तियां हो गया, प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग में इंक्रीमेंट हो गया, और जो भी आपकी एजुकेशनल रिलेटेड कह सकते हैं लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनमें जो है सुधार होना, ठीक शिक्षण सामग्री, बुनियादी ढांचे, इन सबसे चीज़ों पर भी काम किया है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु शासन प्रतिबद्ध बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, शिक्षा तक पहुंच में सुधार और समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये प्रमाणित करता है कि बच्चों को अनुकूल दृष्टिकोण से निष्पक्षता और समानता के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए सुगम है। अधिनियम के अन्य संबंधित अनुच्छेद, जो आपके अनुच्छेद 24 और 29 हैं इत्यादि, ये स्पष्ट करते हैं कि किस अधिनियम की पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण पुनर्निर्मित करना आवश्यक है। अधिनियम विस्तृत रूप से आवश्यक जरूरतें प्रदान करता है जो कि स्कूल प्रणाली को सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये एक राष्ट्रीय रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन जो आपका है 2009 और उसके बाद में एनसीएफ जो है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, है ना, 2010, इन सब में निष्पक्षता और समानता के साथ साथ शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य ने प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों तक पहुंच के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है। आगामी वर्षों में 5 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत एक उच्च विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार 3 वर्ष के भीतर सभी उच्च विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान अब आरटीई अधिनियम को कार्यान्वित करने का उपाय है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि 2009 जो है अटेम्प्टेड एज पर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 है, इसके तहत क्या कुछ बातें कही गई तो समझिएगा। देखिए यहाँ से 100 नहीं 200% आप लिखवा लो, MCQs बनना है तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं पढ़ो, डीपली पढ़ो और निश्चित विश्वास मानिए आप हमारा, जो बच्चा इन चीज़ों को बहुत गहराई से पढ़ेगा 100 नहीं 101% उसके नंबर इस बार बहुत अच्छे आने वाले हैं, 90 से % से ऊपर आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा थ्योरेटिकल क्लासेस लेता है और जो हमने PDF MCQ उसकी प्रोवाइड की हैं वो लगा लेता है, इतना ही करने से उसके पूरे 90% अंक आ सकते हैं। लेकिन अगर वो मन तन मन धन समर्पण कर दे तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, ना ही निष्कासित किया जाएगा और ना ही बोर्ड परीक्षा हेतु अग्रेषित किया जाएगा। यदि 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का किसी भी स्कूल में नामांकन नहीं हुआ है और उसने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है तो वे अपनी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिए जाएंगे और यदि कोई बच्चा अपनी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश लेता है तो वह
संबंधित शिक्षा पाने का भी हकदार होगा। प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रवेश लेने के लिए बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर होगा और जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम 1856 के प्रावधानों के अनुसार हो या संबंधित अन्य दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकते हो, उनके आधार पर किया जाएगा। उन प्रमाण पत्र के मान लो नहीं है अगर, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप एज अ टीचर अपने बच्चों को आप एडमिशन ही नहीं दोगे, आपको एडमिशन देना ही होगा। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों को एक प्रमाण पत्र भी आवंटित किया जाएगा जो बच्चा पूरा प्राइमरी एजुकेशन ले लेगा। शिक्षक की स्थिति का आकलन शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर किया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। न्यूनतम 25% सुविधाहीन तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश सहायता रहित निजी स्कूल में कक्षा 1 में किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा को 5 साल के भीतर योग्यता उपाधि प्राप्त करना बंधनकारक होगा, अन्यथा वे नौकरी से बाहर कर दिए जाएंगे। स्कूल का बुनियादी ढांचा 3 वर्ष में उन्नत किया जाएगा। वित्तीय भार राज्य और केंद्र शासन के बीच बांटा जाएगा। इसी तरीके से अब प्राथमिक शिक्षा उन्नयन कार्यक्रम के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसमें क्या हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधारभूत सामर्थ्यता दी जाएगी। गणित से संबंधित जो चीज़ें हैं जैसे अंकों की पहचान हो गई, प्लस वैल्यूज, एक्सपेंडेड नोटेशन, इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। कक्षा 4 में सामर्थ्य के आधार पर 75% तक, पाठ्यपुस्तक अभ्यास के आधार पर 25% तक मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 5 के लिए ये प्रतिशत 50-50 का यानी 50-50% का होगा। 4th 5th में जो आपका सामाजिक विज्ञान है इसका निर्धारण प्रतिमाह और स्कूल स्तर पर किया जाएगा। जो कक्षा 6 और से 8 हैं वो सभी विषयों का मूल्यांकन पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय वस्तु के आधार पर करेंगे। शिक्षक को किसी संबंधित प्रश्न को समझने और उसे तैयार करने हेतु एक प्रश्न बैंक का विकास किया जा रहा है। उसके बाद में प्राथमिक कक्षा के बच्चों के उपयोग हेतु वर्कशीट्स तैयार की जाएंगी जिसके तहत उच्च प्राथमिक में वो अच्छे से अपना स्कोर कर पाए। प्राथमिक स्कूलों में गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होगी। अब समझिए, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इस दृष्टिकोण से आता ये है कि न केवल कक्षा में वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करें बल्कि बहुस्तरीय कक्षाओं में मुद्दों को भी सम्मिलित करें। गतिविधि आधारित शिक्षण यानी कि ABL दृष्टिकोण के तहत आने वाले मील के पत्थर का सामना करने हेतु दक्षताओं, सामर्थ्यताओं और छोटी इकाइयों में बांटा गया है। इन मील के पत्थरों के अभ्यास श्रेणियों के रूप में रखा गया है और ये अभ्यास श्रेणियाँ कक्षा 1, 2, 3, 4 के लिए प्रत्येक विषय के लिए विकसित की जाएंगी। यानी कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना, साथ में राज्य के 50 जिलों से 4000 प्राथमिक स्कूलों में प्रारंभिक रूप में क्रियान्वित करना अब प्रत्येक जिले में एक विकासखंड के कार्यक्रम के तहत लाया गया है। प्रारंभ में कक्षा 1 और 2 के सभी विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के लिए गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और 4th के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में जो एक परिणाम के रूप में कुछ परिवर्तन सफलतापूर्वक कक्षा संबंधी प्रक्रियाएं शुरू किए गए थे वो किस प्रकार से हैं, तो बालकों को उनकी अभ्यास क्षमता के अनुसार सीखने की स्वतंत्रता हो, बालक विभिन्न गतिविधियों द्वारा सीखे, बालक अपने स्तर पर सीखने का प्रयास करे, मल्टीग्रेड और बहुस्तरीय शिक्षण व्यवस्था, साथ में विभिन्न तरह की गतिविधियों और खेल के माध्यम से अभ्यास कराते हुए आनंददायक शिक्षण देना, परीक्षा के डर को दूर करने हेतु मूल्यांकन की एक प्रणाली को अपनाया गया है, बालकों पर आवश्यकता अनुसार ध्यान देने के लिए शिक्षक के आसपास क्या हो अवसर हो, साथ में बालकों से स्कूल बैग का बोझ बहुत दूर किया जाए। ऐसा नहीं कि जितना पता चले 50 किलो का जो है स्टूडेंट नहीं है, या आप कह लो कि बच्चे का वजन 30 किलो नहीं है लेकिन उसके ऊपर बोझ 40 किलो की किताबों का लाद दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों के लिए अभ्यास करने के लिए बहुत से अवसर हों, साथ में अभ्यास हेतु साथी वर्ग बढ़ाया जाए, अभ्यास हेतु प्रचुर मात्रा में सामग्री तथा उनका उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए। इस तरीके से इनकी भी कठिनाइयों को दूर किया जाए। अब बात आती है उच्च प्राथमिक जो स्कूल है इनमें सक्रिय अभ्यास क्रियाविधि यानी कि ALM का फुल फॉर्म होगा एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALM? द फुल फॉर्म ऑफ द ALM इज एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी इन अपर प्राइमरी स्कूल। यानी कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में सक्रिय अभ्यास क्रियाविधि कैसे लाई जाएगी, तो देखिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर ALM यानी कि एक्टिव लर्निंग जो आपकी मेथडोलॉजी है इसको एक प्रतिस्पर्धा के रूप में माना जाता है ना। ALM को राज्य संदर्भ के आधार पर विकसित किया गया। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार हेतु ALM का लक्ष्य रखा गया है चीज़ों को करके सिखाना बच्चों को, है ना। ये दृष्टिकोण बच्चों के विचार, विषय और किसी अवधारणा संबंधी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के योग्य बनाता है। सामान्यतः राज्यों और अन्य स्थानों में के ALM से इतना अंतर है कि शिक्षक के लिए कोई भी विचार, विषय, मानचित्र किसी पाठ की योजना बनाने के काम आता है और साथ ही ये बच्चों की अवधारणा शक्ति को बढ़ाने हेतु एक अग्रिम आयोजक का भी काम करता है। प्रथम चरण में ALM को पूरे राज्य भर में प्रारंभ किया गया था और अब यह हर जिले के 3 विकास खंड का तक बढ़ावा कर दिया गया है।
उसके बाद में नवीन तकनीकी का प्रयोग करवाना। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम्स यानी कि कंप्यूटर संबंधित जो चीज़ें हैं वो सिखाना। आईसीटी का प्रयोग आप देख पा रहे हैं आजकल बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, है ना, ई लर्निंग का मेथड अपना करके पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए, तो ये अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये प्रोग्राम्स आपको हर एक अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहली बात, जो प्रोग्राम था वो था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ये आपकी कब आई? तो 1987 में आई। 1987, देखो 987, या आप पीछे से याद करोगे तो 789, है ना, 1987 या 7891, ये आपका क्या, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसको आप ओबी योजना 918987 ऐसे याद कर सकते हो। इसमें स्कूलों में अधिक शिक्षकों, कमरों और शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था करके सुविधाओं के सुधार के लिए आरंभ की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों लाने के लिए प्रयास कर रही थी। इसके 3 घटक थे। 3 घटक का मतलब एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कक्षाएं उपलब्ध करना, और उसके बाद में सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम उपकरण उपलब्ध कराना। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट, जिसके तहत आज बच्चे डीएलएड कर रहे हैं। आप क्या देखिए, डीएलएड में जिन बच्चों की मेरिट अच्छी गई होगी उनका प्रवेश जो है डाइट में हुआ होगा। डाइट के थ्रू जो है डीएलएड कर रहे होंगे वो, तो इसका मतलब होता है सरकारी से। तो ये आपका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होता है, जिसमें गुणवत्ता प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करके शिक्षक शिक्षा यानी कि जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसको मजबूत करने का 1987 में ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना में देश में स्कूली शिक्षकों का अभिविन्यास, प्रशिक्षण, ज्ञान क्षमता और शैक्षणिक कौशल के निरंतर विकास के लिए व्यवहार संस्थागत शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान को आधार बनाने का प्रस्ताव है। इसके बाद में जो आई वो आई पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे आप मध्याह्न भोजना या मिड डे मील या नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। मिड डे मील क्या है आपका? व्हाट इज मिड डे मील? तो दिस इज नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया था। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराता है ये, और ये कार्यक्रम 1 माह में कुल स्कूल दिनों के कम से कम 80% के लिए स्कूलों में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज का आश्वासन देता है। इस कार्यक्रम में 0.69 मिलियन स्कूल में फैले 98 मिलियन से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाता है, और कार्यक्रम के मूल्यांकन से पता चलता है कि एक तरफ इसने कुछ राज्यों में नामांकन को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों में उपस्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। मिड डे मील जो स्कीम है, इसमें पौष्टिक आहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम या पोषण सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है। उसके बाद में जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम लागू हुए वो हुए सर्व शिक्षा अभियान, SSA जिनको आप कहते हैं। तो केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के अलावा राज्यों ने सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की दिशा में अपने प्रयासों को गति देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान SSA नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी शुरू किया है। UEE के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक पहल, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विपरीत सर्व शिक्षा अभियान में विकेंद्रीकृत प्रबंधन के ढांचे के भीतर जिला विशिष्ट प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, ये हो गया आपका सर्व शिक्षा अभियान। अब 21वीं सदी के विशेष संदर्भ में भारत में माध्यमिक शिक्षा की जो चुनौतियां हैं यानी कि वो किस प्रकार से हैं, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में प्रत्येक बच्चे का मतलब एजुकेशन लेना ये जन्मसिद्ध अधिकार है। हालांकि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की भी है बच्चों की विभिन्न समस्याओं, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, पता चले भट्टे पे काम कर रहे हैं, पता चले जो है बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, है ना, कहीं झाड़ू पोछा का, कहीं स्टेशन पे चाय बेच रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो ये जो बाल श्रम है, कुपोषण है, बाल शोषण है, इन सब का सामना कर रहे हैं। इनका समाधान ज्ञान के प्रकाश से किया जा सकता है। कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई योजनाएं बनाई हैं। हालांकि हमारी शिक्षा प्रणाली को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यद्यपि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है।
है ना। लेकिन जिस हिसाब से आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, उस हिसाब से वो परिवर्तन नहीं ले हो पाए। माध्यमिक शिक्षा 15 से 18 वर्ष की आयु में फैली हुई है। संक्रमण एवं किशोरावस्था के ये वर्ष छात्र जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। यानी कि अगर इस एज में जो बच्चा माध्यमिक शिक्षा में हो, इस एज में अगर बच्चा पढ़ गया ना, तो फिर तो मान के चलिए नैया पार हो जाती है ना। इस अवधि के दौरान शारीरिक संरचनाएं भाई उथल पुथल की अवस्था ही कहा गया है ना। महिलाओं की जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो सामाजिक चीज़ें हैं, उन पर भी काम किया जा रहा है। क्योंकि जब एक लेडी क्या होगी कि सक्सेसफुल होगी, जब एक लेडी पढ़ी लिखी होगी, तभी वो आगे की जो जनरेशन है, जो आगे उसके आगे बच्चे होंगे, उनको वो अच्छा पढ़ा पाएगी। कहते हैं कि अगर आप किसी एक महिला को क्या कर रहे हैं, एक गर्ल को अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप 5 लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। यानी कि कल को अगर वो अपने ससुराल जा रही है, वहाँ अगर कोई पढ़ा नहीं है, तो वो एक तरीके से क्या करेगी, घर पे रह करके सभी को एजुकेट कर देगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताई गई हैं और ये कहीं ना कहीं सच भी हैं। छात्र शिक्षक के अनुपात का संतुलित नहीं होना। भाई ऐसा माना जाता है कि 30 जो बच्चे हैं उन पे एक शिक्षक का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। परीक्षाओं का दबाव, आजकल के बच्चों पे क्या है, परीक्षाओं का दबाव है, अच्छे परसेंटेज आ जाए बस। यानी कि जो शुभचिंतक अर्थात जो रिश्तेदार होते हैं वो यही देखते कि अच्छा उनके लड़के कितने परसेंटेज हैं, उनके कितने परसेंटेज हैं। स्किल्स से कोई मतलब नहीं है, बच्चा कितना अच्छा है पढ़ने में, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई नकल से भी अगर परसेंटेज अच्छा ले है, तो वो आजकल के माँ बाप और रिश्तेदारों की नज़रों में सबसे अच्छा होनहार बालक हो जाता है, जबकि ये चीज़ें गलत हैं। समाज में शिक्षकों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, क्योंकि टीचरों को मतलब उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं सैलरी नहीं मिल रही है, या टीचर्स को उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है आप कह लो, या उतने रोज़गार ही नहीं उपलब्ध हैं कि हर एक टीचर। कभी कभी आप देखिए, मैं तो मतलब मुझे तो दया आ जाती है कि जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और आप देखते हैं कि इतने एलिजिबल बीएड और डीएलएड किए लोग हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें ऐसी बेकार सी चीज़ें हैं ना, विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिनको मैं शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर सकती हूँ ना वो चीज़ें मेरे अंडर में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो ऐसी चीज़ें देखे तो तुरंत उनका भाई का ख़त्म करे काम, है ना, सस्पेंड करे तुरंत और नए टीचर्स की भर्ती लाए। भाई अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप कैसे पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, है ना। और जो टीचर्स हैं कहीं ना कहीं ये कुम्हार की तरह होते हैं, बच्चों को एक छोटे से बच्चे होते हैं उनको पूरा एक अच्छा रूप देते हैं, जो आगे चल के एक अच्छे नागरिक बनते हैं और हमारे विकासशील जो देश है इसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, है ना। गुरु को भगवान के समान माना जाता है। किसी भी शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता उसके टीचर्स के समर्पण पर डिपेंड करती है। प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों की कमी है। प्रशिक्षित मतलब होता है ट्रेंड, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, जो बच्चे डीएलएड कर रहे होंगे, तो ये जो ट्रेंड टीचर्स हैं इनकी कमी थी, हालांकि अब तो कमी नहीं है, उस समय की बात यहाँ पर की जा रही है। पाठ्यक्रम जो है वो अनुपयुक्त है। अच्छा, अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि अनुपयुक्त है, क्योंकि अब तो नीति 2020 लागू हो गई है। अब तो अंग्रेजी भाषा पर जो अधिक जोर दिया जाता है। जो बच्चा इंग्लिश बोल लेता है ना, जो बच्चा अच्छी इंग्लिश का नॉलेज है, जिसको बस वही सबसे अच्छा है पढ़ने में, बस आप खुद देखिए आज भी ये चीज़ें जीवित हैं। आप बीएड की कॉपी लिख करके आए, कुछ बच्चे हिंदी में लिख करके आएंगे, कुछ इंग्लिश में, और पता है जिन बच्चों ने इंग्लिश में लिखा होगा ना, उनके नो डाउट की परसेंटेज कभी बुरे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये एक माइंड मेकअप हो चुका है कि अगर इंग्लिश में लिखा है तो बच्चा तेज़ है पढ़ने में। ठीक, व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर नहीं है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो रटंती विद्या पर आधारित है, कोई एक्टिविटी बेस्ड नहीं है। व्यक्तित्व में सुधार के लिए सुविधाओं का अभाव है, पर्याप्त बुनियादी ढांचा का अभाव है, कोई किताबें, कुछ चीज़ें कुछ लिंक्ड नहीं है। पाठ्येतर गतिविधियों पर कम जोर दिया जा रहा है, यानी कि जो एक्टिविटी होती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं, उन पे कोई जोर नहीं दिया जा रहा है। कैरियर मार्गदर्शन का अभाव है, यानी कि बच्चे को पता ही नहीं है। पता चले बच्चा करके आया इंटर जो है बायो से, और वो क्या कर रहा है आगे चल के, वो सोच रहा है बीएससी कर ले मैथ से। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है? यानी कि उसको अपने भविष्य के विषय में नहीं पता कि उसे करना क्या है। कोचिंग सेंटर पर बढ़ती निर्भरता, आजकल आप देखिए बच्चे स्कूल में तो पढ़ते ही नहीं हैं, स्कूल में सिर्फ नाम के लिए हो गया। बच्चे जो पूरे नंबर लाएंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? अपने कोचिंग में पढ़ेंगे, ट्यूशन में पढ़ेंगे, और आजकल तो सबसे बड़ा सहारा यूट्यूब पे सीधे मैराथन देख लेंगे, हो गया काम ख़त्म।
खेल सुविधाएं और प्रेरणा का अभाव है। बच्चों के अंतर्गत जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मोटिवेशन, इन सब की कमी है। और माता पिता भी आजकल अपने बच्चों पे कोई ध्यान मतलब बहुत कम देते हैं। अपनी जॉब वॉब की वजह से वो क्या करते हैं, पूरा स्कूल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। शिक्षा के सभी हितधारकों द्वारा भागीदारी का भी अभाव है और उच्च अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों के नियमित पर्यवेक्षण का भी अभाव है। पता है, जो अधिकारी लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए उनको क्या करना है, उनको जो है अपना हायर अथॉरिटी है, अपना सुपरविजन के लिए आना है। तो क्या होता है कि उनको आने से पहले ही इतने कुछ ये सब चीज़ें पहुंचा दी जाती हैं कि वो अपना निरीक्षण करने ही नहीं आते। तो कहीं ना कहीं ये सब कमियां हैं। देखो, सच कहने में झूठ मतलब सच कहने में क्या ही बुराई है। छात्रों की अनुशासनहीनता और रुचियों की भी कमी है। मतलब बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं पढ़ने में, क्योंकि टीचर्स तो अच्छे हैं तो पाठ्यक्रम संकुचित है, उसमें एक्टिविटी नहीं है, बच्चे का मन ही नहीं लग रहा है। शिक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अभाव रहता है। टीचर्स भी धीरे धीरे ऐसे माहौल में रहता है और आलसी होता चला जा रहा है। परीक्षा प्रणाली जो है भाई वो तो बहुत ही दोषपूर्ण है। अब माध्यमिक, ये तो आपने सब प्राथमिक स्तर के लिए पढ़ लिया। अब माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, इसमें उन्नयन के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो समझो। तो भारत में स्वतंत्रोत्तर युग के ने संवैधानिक उपलब्धियां, नीतियां, कार्यक्रम एवं विधान के माध्यम से बालकों के प्रति सरकार के रुख करने का अनुभव किया है। इस शताब्दी के अंतिम दशक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं संबंधित कार्यक्षेत्र में आए तीव्र प्रौद्योगिक विकास ने बच्चे के नए अवसर प्रदान किए हैं। भारत में बच्चों को साक्षर करने की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 के अंत में तक भारत में 94% ग्रामीण बालकों को उनके आवास से 1 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी पर जो आपका उच्च प्राथमिक यानी कि 6 to 8 के जो स्कूल होते हैं, इनकी सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, अब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के बालकों तथा बालिकाओं को अधिक से अधिक संख्या के विद्यालयों में नामांकन कराने का, यानी कि उनका नाम लिख जाए, एडमिशन हो जाए, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए। जबकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इससे लेकर के अब तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन लेने वाले बच्चों की संख्या और स्कूल की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहां प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 3.1 मिलियन बच्चे में नामांकन लिया था, वहीं 1997 और 98 की अगर हम बात करें तो ये संख्या बढ़कर 3 से कितनी होगी, 39 मिलियन। उसी प्रकार 1950-51 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो थी वो 0.223 मिलियन थी, जिसकी संख्या 1996-97 में बढ़कर 0.775 मिलियन हो गई। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2002 और 3 में 6 से 14 आयु वर्ग के 82% बच्चों ने विभिन्न विद्यालयों में नामांकन लिया था। भारत सरकार का लक्ष्य इस संख्या को इस दशक के अंत तक 100% तक पहुंचाना है। ग्रामीण, किशोरों और माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना भी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। उसके बाद में जो आया आपका RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8 से लेकर के 10 तक को विस्तारित करना तथा उसका सुधार करना, और ये प्रत्येक स्थान पर 5 किलोमीटर व्यास यानी कि डायमीटर के क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय कक्षा 10 की उपलब्धता सुनिश्चित कर माध्यमिक शिक्षा को देश के हर कोने में ले जाने का प्रयत्न करता है। कौन? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ये सब चीज़ें की जाती हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा का वैश्वीकरण यानी कि UAC का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत सरकार की नवीनतम पहले लाखों बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा RMSA काफ़ी हद तक ही सफल रहा है और इसने पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत ढांचे को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान 20,120 करोड़ रुपीस के कुल व्यय पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नामक माध्यमिक शिक्षा योजना लागू करने पर विचार कर रहा है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान सफलतापूर्वक लागू होने से बड़ी संख्या में छात्र उच्च प्राथमिक छात्राओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए ज़बरदस्त मांग भी उत्पन्न हो रही है। तो 14 से 18 आयु समूह के सभी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ तथा वहन योग्य तरीके से उपलब्ध कराना, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों को हासिल किया जाना है। किसी भी अधिवास क्षेत्र के लिए उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराना है, जो कि माध्यमिक विद्यालयों से 5 किलोमीटर दूर तथा उच्चतर माध्यमिक से 7 से 10 किलोमीटर के अंदर हो। 2017 तक के सभी माध्यमिक की शिक्षा की सुलभता जो है वो सुनिश्चित करना एवं 2020 तक सभी बच्चों को विद्यालय बनाए रखना, ये बात कही गई। अब माध्यमिक शिक्षा और उसकी गुणवत्ता सुधार के लिए रणनीति क्या है? तो सबसे पहली बात तो मौजूदा विद्यालय में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों
की शिफ्टों का विस्तार, रणनीति, ये सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। सूक्ष्म नियोजन के आधार पर अभी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं में शिक्षकों सहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन, प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के समय आश्रम विद्यालयों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन, स्कूल मैपिंग द्वारा अब तक अछूते रहे क्षेत्रों के लिए माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना है। ठीक है, इस तरीके से सुधार और सशक्तिकरण होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो राज्य स्तर पर हो। राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RIE सहित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय, यही न्यूपा का फुल फॉर्म पूछा गया था, और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS, और राज्य स्तर पर जो है आपके, चाहे वो SCRT हो चाहे वो CMET हो यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, या फिर आपका राजकीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो, इन सब में जो भी कमियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर काम करना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। अब 21वीं सदी के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित क्या बातें कही गई हैं, तो देखो, उच्च शिक्षा क्या है? लोगों में मानवता के सामने आने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। ये विशेष ज्ञान और कौशल के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है, इसलिए ये अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के कारण शिक्षा प्रणाली के लिए शिक्षक तैयार करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ज्ञान के अभूतपूर्व विस्फोट के संदर्भ में उच्च शिक्षा को पहल की तरह गतिशील बनना होगा और लगातार अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश करना होगा। तथ्य ये है कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थान लाखों स्नातकों को निकाल रहे हैं जो बेरोजगार हैं, और हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता का सुधार की भी आवश्यकता की बातें कर रहे हैं। उच्च स्तर पर जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वो समझिएगा बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन जो है और जो मात्रा, इन दोनों के मामले में अन्य देशों से क्या है, पीछे। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही हम लोग पीछे हैं, अपना भारत देश पीछे। 18 से 23 वर्ष के बीच कुल आबादी में उच्च शिक्षा के लिए पंजीकृत लोगों का अनुपात भारत में करीब 20% के आसपास है, और इसे सकल पंजीकरण अनुपात कह सकते हैं। दूसरी ओर कई देश इस मामले में हमसे बहुत आगे हैं। चीन में ये अनुपात 28%, ब्राज़ील में 36% और जापान में 55% है। उच्च शिक्षा देने वाले शैक्षिक संस्थानों की टाइम्स की ओर से जारी वरीयता सूची में शीर्ष 2000 संस्थान में भारत का भी एक संस्थान शामिल नहीं है। आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा गिरी हुई अपनी एजुकेशन सिस्टम है। इस शिक्षा में, इस सूची में जो था वो हांगकांग, चीन, सिंगापुर, आपका दक्षिण कोरिया, जापान के 2 या 2 से ज़्यादा संस्थानों के स्थान प्राप्त हैं। वास्तव में 1991 के बाद भारत में लागू हुए आर्थिक सुधारों में उच्च शिक्षा का पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, और इस तंत्र के शीर्ष पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC नामक संस्था है ना, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी और जिसे 1956 में UGC अधिनियम के जरिए वैधानिक दर्जा भी दिया गया था। ये संस्था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशनल जैसी संस्थाओं, उसकी परिषदों और केंद्र तथा राज्यों के साथ मिलकर के उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर पूरा नियंत्रण रखती हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके भीतर का कामकाज, इसका नियमन, ये सही इन्हीं लोगों के द्वारा देखा जाता है। उच्च स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता का औचित्य और क्या आवश्यकता है, तो सीधी सी बात है, देखो ये ऐसा टॉपिक है कि बहुत कॉमन सा है, मतलब अगर थ्योरेटिकल पेपर आता तो आप इसको लिख सकते थे। भारत में उच्च शिक्षा वर्तमान समस्याओं और उनकी चुनौतियां क्या हैं, आप सभी को पता है, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत कि हम आपको इसमें पढ़ाएं, है ना। ये जो चीज़ें हैं एकदम नॉर्मल सी हैं। क्वालिटी, सीधी सी बात है भाई, क्वालिटी में कमी है तो आप उसके लिए जांच बिठाइए, ठीक। उसके बाद में जो पोषण के लिए कमी है तो उसके बाद में सरकार का बजट उतना होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन दिन पर दिन होता चला जा रहा है, सबसे गड़बड़ बात तो यही है। ये तो फिर गवर्नमेंट की तरफ कोई भरोसा ही नहीं करता, ऐसा प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं। आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट से BEd कर रहे होंगे, उन्होंने चुप्पे अपनी बात भी कर रखी होगी कि हम कॉलेज नहीं आएंगे, फिर भी हम जो है पढ़ेंगे। तो देखिए भैया, ये है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर सीधी सी बात है कि सब गोलमाल होता रहता है। उसके बाद में भारत में निजी और राजकीय सार्वजनिक स्थान दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। भारत में लगभग 50% उच्च शिक्षा निजी शिक्षण संस्थान द्वारा दी जा रही है, जिनमें से अधिकांश और गैर अनुदानित, और जिसके उच्च शिक्षा क्या है, बहुत महंगे। सीधी सी बात है, आप अगर अभी कहीं अच्छी जगह से BCA, BBA, MBA या कुछ भी करने चले जाओ तो आपको लाखों के पैकेज के हिसाब से सिस्टम बताया जाएगा, है ना। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रिकी होती हैं।
भविष्य की चुनौतियों के साथ नीति निर्धारित करना। इसी तरीके से आपका ये चैप्टर, यहाँ से अगर निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में समय के साथ नामांकन, कॉलेज की संख्या आदि में वृद्धि तो हुई, यानी कि बच्चों ने एडमिशन भी लिया, कॉलेज के नए नए कॉलेज भी खुले, इन सब में वृद्धि हुई, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, इसी में एक उच्च शिक्षा भी है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए उचित नीतियों का निर्माण तथा उनका ठीक से कार्यान्वयन करना होगा। हमें वृद्धि के लिए कार्य कर चाहिए और इसके लिए हमें गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा चाहिए। भारत में जनसांख्यिकी लाभ के रूप बड़े पैमाने पर इसका नौजवान है। इसके युवा मस्तिष्क को समुचित उच्च शिक्षा तथा अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे समाज को भी लाभ होगा और देश के वैश्विक चुनौतियों का भी सामना हम लोग कर सकेंगे। भारतीय उच्च शिक्षा का अर्थव्यवस्था में उचित योगदान के लिए आवश्यक है कि हम साहित्यिक विषयों की शिक्षा को उत्पादक, रोजगारपरक और आवश्यकता अनुसार बदलकर शिक्षा प्रदान करें। तो ये बात आपकी सारी कही गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आपका जो लास्ट 1 चैप्टर था, जो शिक्षा से संबंधित समवर्ती मुद्दे थे, उसको भी हमने कवर अप कर लिया। तो यहाँ से आपकी क्या कंप्लीट हो गई, पूरी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है आपकी भाई पेपर 2 की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूनिट 1 आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ में जुड़ना है, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लेना है। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल, जैसे मान लो जिन बच्चों ने सुन लो, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने PDF ले ली होगी, तो जो PDF अगर आप ले चुके हैं, तो जो आपका पेपर 2 है, पेपर 1 है, जैसे हम यूनिट कंप्लीट कराते रहे, आप लोग अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से करते रहिएगा, ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। अगर आपको नहीं पता है तो पीजी पॉइंट ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करते समय रेफरल कोड मांगेगा, तो आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। उसके अलावा पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बार अवगत करा दूँ कि एक सब्जेक्ट में 1300 से ज़्यादा MCQs लाना अपने आप में मायने बात होती है, तो उसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वहाँ से 100-200% क्वेश्चन बनेगा, और आप NEP 2020 एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो पेपर 1 की क्लास के एंड में हमने लगा दी है प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको ये इतना काम करना है, ये आप होमवर्क समझ लीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।